नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम नए साम्राज्यों के गठन का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने नए साम्राज्य उभर के आए थे, कुछ नए साम्राज्य पढ़े थे, उसके बाद के नए साम्राज्य आज पढ़ेंगे, जिसमें फर्रुखाबाद साम्राज्य, रुहेलखंड, मालवा, जाट, इसी तरीके से बहुत सारे साम्राज्य होंगे, कश्मीर, इसी तरीके से उनको पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए साम्राज्यों का गठन। गिरती हुई मुगल शक्तियों तथा बढ़ती हुई विदेशी शक्तियों के मध्य में कई सारे राज्य उभर कर आना प्रारंभ हुए थे, जिनमें प्रमुख थे हैदराबाद, अवध, बंगाल, मैसूर तथा केरल। इन 5 साम्राज्यों को हम पिछले वीडियो में पढ़ गए थे। इसके बाद के 8 साम्राज्य हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। जाट साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और इसी तरीके से आगे राजपूत, सिख, फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड, इन सबको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य, फर्रुखाबाद साम्राज्य, रुहेलखंड साम्राज्य, बुंदेलखंड साम्राज्य, मालवा साम्राज्य और जम्मू कश्मीर साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य आज पढ़े जाएंगे। जैसे राजपूत साम्राज्य इस क्षेत्र में था, सिख साम्राज्य इस क्षेत्र में था लगभग सीमित, इसके बाद फर्रुखाबाद साम्राज्य यहाँ पर था, इसके बाद रुहेलखंड इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, बुंदेलखंड यहाँ पे था, इसके बाद मालवा यहाँ पर था, ये मालवा का क्षेत्र है, इसके बाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये रहा। इस तरीके से ये सारे साम्राज्य थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जाट साम्राज्य। जाट कृषि जात के थे और दिल्ली तथा आगरा के क्षेत्र के निवासी थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य को कई कृषि आधारित वर्गों में विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिनमें जाटों का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग था। समकालीन परिस्थितियों का अनुगमन करते हुए जाटों ने भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। चूड़ामन और बदन सिंह ने इसकी पहल की और सूरजमल ने 1756 और 1763 के बीच में भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना करके इसे सुदृढ़ रूप दिया। 1680 के दशक में इसका विस्तार पूर्व में गंगा, दक्षिण में चंबल, उत्तर में दिल्ली और पश्चिम में आगरा तक ये फैल गया था। राज्य की प्रकृति सामंती थी और प्रशासनिक तथा राजस्व मामले में जमींदारों का पूर्ण नियंत्रण था। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय बहुत से लोगों ने भरतपुर में शरण ली, जहां पर जाट साम्राज्य की प्रमुख राजधानी तौर पे थी। सूरजमल ने कई मजबूत किले बनवाए, जिनमें लोहागढ़ का किला भी शामिल था। अब देख सकते हैं लोहागढ़ का किला, ये भी उसमें शामिल था। सूरजमल की मृत्यु के बाद जो जाट साम्राज्य था, इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब अगला साम्राज्य देखते हैं। अगला है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा की गई थी, परंतु मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशवाओं के काल में हुआ था। हमने पढ़ा था ना, जब मराठा साम्राज्य की 3 वीडियो हमने उसमें पढ़ा था मराठा साम्राज्य के बारे में, तो उसी में पेशवाओं के बारे में देखा था। पेशवाओं ने बहुत ज्यादा विस्तृत किया था मराठा साम्राज्य को। सन 1761 में पानीपत की हार के बाद मराठाओं की घटती शक्ति उजागर हो गई। अभी तक मराठाओं का वर्चस्व उत्तर भारत की ओर बढ़ना बरकरार था, लेकिन जैसे ही पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है, उसमें मराठाओं की काफी बुरी हार होती है। उसमें बहुत सारे प्रमुख योद्धा भी मारे जाते हैं। इससे अब सब लोगों को पता लग गया कि मराठाओं के पास अब बेहतर शक्ति नहीं है। मराठा मंडल अलग हो गया और अलग अलग साम्राज्य में बंटना प्रारंभ हो गया। जैसे ग्वालियर में अब सिंधिया लोगों के पास आ गया था, इंदौर में होलकर, बरार नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़ और मालवा में पवार लोगों ने अलग अलग अपने साम्राज्यों की स्थापना मराठा से टूटकर करना प्रारंभ कर दी थी। अभी तक ये मराठा साम्राज्य के ही हिस्से थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस प्रमुख राजनीतिक के बाद मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों और मराठाओं के कुल 3 युद्ध हुए।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठाओं को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और उसी से एक भाग निकालकर नया प्रांत सतारा बनाया गया। जब भी हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कैसे मराठाओं को बुरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा पतन किया जाता है। उसके बाद उनको ट्रांसफर करके जो कानपुर की जो बनाया जाता है पेशवा, कानपुर भेजा जाता है पेशवा को और उन्हें सारा राज्य छीन लिया जाता है और उसी से एक नया राज्य सतारा बनाया जाता है। चलिए अब अगला राज्य है सिख साम्राज्य। गुरु गोविंद सिंह के समय में सिख भारत की एक प्रमुख सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, किंतु औरंगजेब ने सिखों को दबाए रखा। नादिर शाह के 1740 दशक के आक्रमण एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में हुई पानीपत की लड़ाई के कारण पंजाब में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस राजनीतिक शून्यता को विभिन्न समूहों में भर दिया जो मिसलें कहलाएं। जो हमने सिखों को पढ़ा था उसमें 12 मिसलें पढ़ी थी, वही मिसलों की ये बात की जा रही है। सिख शक्ति एक संगठित रूप में भारतीय मानचित्र पर रणजीत सिंह के नेतृत्व में उभरी। रणजीत सिंह सुकर चकरिया मिसल के थे, हमने पढ़ा था ना उसमें भंगी मिसल सबसे प्रमुख थी, उसके बाद सुकर चकरिया के ये राणा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोंगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को कोलाहार के प्रांतीय सहायक पद का प्रदान किया। रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। पंजाब की राजनीतिक लाहौर और जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये हमने रणजीत सिंह के समय में पढ़ा था। उनकी 2 राजधानियां थीं। उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस एवं रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज भयभीत होने लगे थे। जो स्थिरता नेपोलियन का बढ़ता साम्राज्य देखते हुए कि उनको डर था कि अंग्रेजों को कहीं जो उत्तर का हिस्सा है ना सिखों के पास, उस रास्ते से कहीं नेपोलियन भारत पर भी आक्रमण ना कर दे। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी कारण से नेपोलियन और जो मैसूर का टीपू सुल्तान था उसके संबंध बताए जाते थे आपस में बातचीत के द्वारा। इसीलिए वो मैसूर सल्तनत को भी अंग्रेज खत्म करते हैं और फिर सिख साम्राज्य का भी अंत करते हैं। चलिए आगे। और अंग्रेज उत्तर पश्चिम सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। अभी जैसा हमने बताया था अंग्रेज थे वो उत्तर पश्चिम सीमा को असुरक्षित पा रहे थे कि नेपोलियन इसी भाग से भारत पर अब हमला ना कर दे। इसलिए उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। इसका सर्वप्रमुख उपबंध था कि सतलज नदी के दोनों राज्यों के बीच में सीमा मान ली गई कि इधर अंग्रेजों का साम्राज्य रहेगा सतलज नदी के और सतलज नदी के उधर राणा रणजीत सिंह का राज्य रहेगा। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेजों दोनों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना राज्य विस्तार करते रहे। अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा 1811 ईस्वी में, अटक 1813 ईस्वी में, मुल्तान 1811 ईस्वी में, कश्मीर 1819 ईस्वी में और पेशावर 1830 ईस्वी पर अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहते थे पर अंग्रेजों की कूटनीति ने उन्हें रोक रखा था। अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये वही कोहिनूर हीरा है जो वारंगल की खान से निकला था वारंगल युद्ध में जब पहली बार उसका उल्लेख मिला था। अभी तक ये चल रहा है और अभी अंग्रेजों के टाइम में भी चलेगा। अभी आगे हम फिर इसे देखेंगे कोहिनूर हीरा को एक बार। इस कोहिनूर हीरा को रणजीत सिंह काशी विश्वनाथ को अर्पित करना चाहते थे। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था वहां पर इसे चढ़ाना चाहते थे पर उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय राजा की शक्ति से काफी ज्यादा थी। उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया गया। जब अंग्रेज थे जब तक वो जीवित रहे तब तक पंजाब पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और अगले 10 वर्षों में ही पंजाब का शक्तिशाली राज्य बिखर गया और कंपनी ने राज्य का हिस्सा हो गया। जो कंपनी थी अंग्रेजों की वो उसे हड़प लेती है। आप देख सकते हैं मानचित्र में ये
जो है पंजाब का सिख साम्राज्य है, ये राणा रणजीत सिंह है, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था राज्य। चलिए अब आगे अगला राजपूताना राज्य देखते हैं। राजपूत साम्राज्य। मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राजाओं ने अपनी केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर लिया। अभी तक वो मुगल सत्ता के अधीन थी, पर उन्होंने केंद्रीय सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया। फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के काल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और अत्याचारों से तंग आकर राजपूत मुगल साम्राज्य के शत्रु बन गए थे। अभी तक जो संबंध थे वो लगभग अकबर के टाइम पे ज्यादा अच्छे थे, उसके बाद जहांगीर के समय से हल्की हल्की कटुता प्रारंभ हो गई थी और औरंगजेब के समय आते आते राजपूत राजाओं में और औरंगजेब के बीच प्रमुख कटुता फैल गई थी। मुगल शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी पुरानी सत्ता पुनर्स्थापित कर ली। बहादुर शाह के शासनकाल में मारवाड़, जिसे जोधपुर कहते थे, और बीकानेर के राठौर तथा आमेर, जयपुर के कछवाहा राजपूतों ने मुगल बादशाह के सम्मुख प्रमुख चुनौती पेश की। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए 1708 में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में राजपूतों की बहुत बुरी हार होती है। अफसरों को जोधपुर से बाहर निकाल दिया गया और अपनी शक्ति वृद्धि करने लगा। 1714 ईस्वी में अजीत सिंह की शक्ति को कुचलने के लिए मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का अजीत सिंह सामना ना कर सका और उसने अपनी पुत्री का विवाह करता है मुगल सम्राट जो होता है उस टाइम पे फर्रुखसियर से करके शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। बस इन लोगों के पास यही एक काम था, अगर युद्ध में हारते थे तो अपनी बेटी दे देते थे और शांति समझौता कर लेते थे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। चलिए और देखते हैं राजपूतों के बारे में। दिल्ली में फर्रुखसियर सैयद बंदियों में जोधपुर और जयपुर राजपूत राजाओं ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तटस्थता की नीति अपनाते हैं। फर्रुखसियर गुट ने जयपुर में के राजपूत राजा जयसिंह द्वितीय को 1721 ईस्वी में आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगरा के सूबेदार के रूप में उसने अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग अपनी खानदानी रियासत का विस्तार करने और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए किया। जब सूबेदार बन जाता है राजा जयसिंह, सैयद बंधुओं ने जोधपुर के राजपूत राजा अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए उसे अजमेर तथा तट पर स्थित सूरत तक समस्त क्षेत्रों में राजपूतों के अधीन था। परंतु ये राजपूत शासक अपने आंतरिक मतभेदों और परस्पर फूट के कारण अपनी सत्ता को अधिक समय तक कायम ना कर रख सके और मराठाओं के हस्तक्षेप का शिकार बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं राजपूत राजाओं का ये क्षेत्र था, इसमें ये लोग राज्य करते थे। यहाँ पर ये क्षेत्र लगभग जाटों का भी था यहीं पर। चलिए अब इसी का एक प्रमुख राजा सवाई जयसिंह को देखते हैं। सवाई राजा जयसिंह 1681 से 1743 तक 18वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह 1681 से 1743 तक ये रहता है। वह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था। इन सब में सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध था। उसने जाटों के लिए इस इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और जो जाट थे उनसे ये जयपुर वाला क्षेत्र ये जीत लेता है और उसे विज्ञान और कला के महान केंद्र में किया गया। जो जयपुर में विकास हुआ है, कला वगैरह वैज्ञानिक वेधशालाएं बनवाई गई हैं, वो इसी द्वारा शायद बनवाई गई हैं। इस शहर का निर्माण एक नियमित योजना के तहत किया गया था। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा के बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं, पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। उसने जिज मोहम्मद शाही तैयार की। जो जिज मोहम्मद शाही है उसके बारे में देखते हैं क्या है। जिज मोहम्मद शाही सारणियों का एक सेट था जिससे लोगों के खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिलती है। ये हवा महल के जो है उसके पास में ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं जयपुर में जाके।
नेपियर की रचना का भी संस्कृत में अनुवाद कराया, जिससे त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियां और लघुगणकों को बनाने तथा इसके इस्तेमाल करने में सहायता मिलती है। जो लघु गणित होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने एक कानून लागू किया करने की कोशिश की, जिससे लड़कियों की शादी किसी भी राजपूत को अधिक खर्च करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, और एक महान समाज सुधारक भी था। इसने एक कानून बनाता है जिसके तहत लड़कियों की शादी में किसी को भी राजपूत राजा को ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, इसलिए एक कानून बनाता है। इसी के साथ ये जो होता है राजपूताना खत्म होता है। अब उत्तर भारत में उभरा एक नया प्रांत फर्रुखाबाद के बारे में पढ़ते हैं। फर्रुखाबाद एक अन्य अफगान शूरवीर मोहम्मद खां वंकस ने मोहम्मद सम्राट फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1713 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अलीगढ़ और कानपुर के मध्य स्थित फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। ये कानपुर के क्षेत्र से लगाकर कन्नौज का क्षेत्र सम्मिलित करते हुए अलीगढ़ तक का जो सीमा क्षेत्र था, जो इसमें बदायूं का भी कुछ क्षेत्र आता था, कासगंज वगैरह का ये क्षेत्र फर्रुखाबाद की सीमा में लगता था। आगे चलकर इस अफगान शूरवीर ने बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सन 1740 ईस्वी में मोहम्मद खां वंगस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कायम खां उसका उत्तराधिकारी बनता है। ये फर्रुखाबाद क्षेत्र के बारे में था, जो नया राज्य सबसे पहले उत्तर भारत के बीच में स्थितियों में सबसे पहले उभर के आता है इस टाइम में। अगला है रुहेलखंड। दिल्ली और आगरा के मध्य तथा पूर्व में अवध और इलाहाबाद के मध्य के क्षेत्रों में इन अफगानियों के सुदृढ़ गढ़ स्थापित हो गए। इस क्षेत्र के मुख्य रूप से रोहेले रहते थे। इन रोहेलों को एक अफगान वीर दाऊद का प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त था, जो रोहेल थे। 1721 ईस्वी में दाऊद की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र अली मोहम्मद खां उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद अली मोहम्मद खां ने दाऊद द्वारा स्थापित रुहेलखंड साम्राज्य की सीमा का विस्तार का कार्य अपने ऊपर ले लेता है। सन 1737 ईस्वी में उसने मुगल बादशाह से नवाब का खिताब प्राप्त करता है। नादिर शाह के आक्रमणों के दौरान मुगल सम्राट की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अली मोहम्मद खां ने अपनी सत्ता संपूर्ण बरेली, मुरादाबाद तथा हरदोई और बदायूं के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत कर ली थी। अभी हमने बताया था बदायूं का कुछ क्षेत्र फर्रुखाबाद की सीमा में था, और बदायूं का कुछ क्षेत्र जो रुहेलखंड सीमा में था। हरदोई की सीमा का क्षेत्र जो था वो उधर था, और ये कन्नौज वाला क्षेत्र जो कानपुर वाला क्षेत्र लगता था, ये फर्रुखाबाद की सीमा में लगता था। और इधर फर्रुखाबाद के क्षेत्र के बगल में ही रुहेलखंड, और इधर जो पूरब उत्तर का क्षेत्र था ये अवध की सीमा लगता था फर्रुखाबाद से। चलिए रुहेलखंड के बारे में और देखते हैं। आगे चलकर पीलीभीत, बिजनौर तथा कुमायूं पर भी उसका कब्जा हो जाता है, क्योंकि दक्षिण में शक्तिशाली रूप में जो फर्रुखाबाद के बंगस थे वो बहुत मजबूत स्थिति में थे, इसलिए दक्षिण में इन्हें बढ़ने का जरा भी जगह नहीं मिली। तो ये अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पीलीभीत, बिजनौर, कुमायूं, इस तरफ से ये बढ़ के उत्तराखंड के कुमायूं तक पहुंच जाते हैं। 1745 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अली मोहम्मद खां के निरंतर बढ़ते प्रभुत्व को कुचलने के लिए वजीर सफदरजंग को भेजा। कुछ समय बाद बादशाह को अली मोहम्मद खां के समझौता करने के लिए राजी कर लेता है। जो सफदरजंग है इसके बारे में हमने मुगल काल के जो उत्तर मुगल काल है उसमें भी पढ़ा था, ये वही सफदरजंग है। ये सफदरजंग जो अली मोहम्मद होते हैं उनको राजी कर लेता है और इन लोगों के बीच में एक संधि हो जाती है। इस समझौते के अनुसार अली मोहम्मद खां बनगढ़ के किले की बंदियों को तोड़ने तथा अपनी जागीरों को मुगल बादशाह को सौंपने के लिए राजी हो गया। इसके बदले में बादशाह ने उसे 4000 का मनसब बना दिया और सरहिंद का मुगल फौजदार बनाकर वहां भेज दिया। अब ये क्या करता है, इसे यहाँ से हटाकर सरहिंद भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्थिति कमजोर हो और मुगल सत्ता के अधीन आ जाए, ये करा जाता है। यहाँ पे जो मोहम्मद शाह होता है वो ये करता है।
1748 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की योजना की सूचना पाते ही उसने शीघ्र ही सरहिंद से अपना पद त्याग दिया। अफगानों की अपनी पूरी टुकड़ी के साथ वापस रुहेलखंड की ओर कूच करता है। अप्रैल 1748 में पुनः उसने रुहेलखंड में मुगल शासन का अंत कर अपनी सत्ता स्थापित करता है। ये जान लेता है अहमद शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण कर दिया है, तो ये वहां से तुरंत हट जाता है और इसी कारण से, इसके हटने के कारण ही वहां जो अहमद शाह अब्दाली है वो भारत में प्रवेश कर पाता है, वरना वहां पर ही टक्कर अहमद शाह अब्दाली की इसके साथ होती सरहिंद के सीमा पे, और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता। 15 सितंबर 1748 ईस्वी को अली मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद हाफिज रहमत खां उसके मुख्य उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। मोहम्मद जो मुगल वजीर होता है, मुगल वजीर सफदर जंग ने रोहिलों को कुचलने के लिए एक नई योजना के तहत बंगस प्रमुख कायम खां को रोहिलखंड का नया फौजदार बनाया, किंतु कायम खां इसका सामना ना कर सका। वो क्या करता है, जो बंगसों का प्रमुख था, जो फरुखाबाद की बंगस थे, उनको इसकी सीमा से लड़ाने के लिए वो यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है, कि वो फौजदार नियुक्त करता है, जिससे आपस में इनकी लड़ाई ठने। गंगा के दोनों तट पर बंगस प्रमुख हाफिज रहमत का कायम खां के सभी क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। जो गंगा के दोनों तट होते हैं उस पे पहले गंगा के इधर इन लोगों का, बंगस लोगों का था, लेकिन हाफिज रहमत अब दोनों तरफ पे कब्जा, मतलब बंगसों की सीमा क्षेत्र में, फरुखाबाद सीमा क्षेत्र में भी घुस जाता है। अप्रैल 1751 में मुगल वजीर सफदर जंग केवल मराठा और जाटों से मित्रता करने में सफल रहा, बल्कि उसने अभी अपने नवीन मित्रों की सहायता से उसने रोहिलों पर भी एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, जो सफदर जंग होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में रोहिलों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि मुगलों के अत्याचार से दुखी थे, तो ये क्या करते हैं, अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। इस युद्ध के बाद रोहिल आज़ाद हो गए। कुछ समय के लिए उनका दिल्ली पर भी कब्जा रहा। जो रोहिल होते हैं कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा करते हैं। वारेन हेस्टिंग के काल में अवध के नवाबों ने रोहिलों को अवध प्रांत में मिला लिया। जो वारेन हेस्टिंग आता है, जो रोहिल होते हैं उन पर कब्जा करके अवध एक प्रांत अपनी बनाता है, उसी में रोहिलों को मिला देता है। यह रोहिलों का ध्वज है। इसकी राजधानी पहले बरेली से में आमला थी, बाद में रामपुर चली गई। पहले इसकी जो राजधानी थी, जो बरेली में आज भी आमला है, वहां पर थी, अब ये रामपुर में चली गई थी बाद में। अब अगला राज्य बुंदेलखंड को देखते हैं। बुंदेलों ने मधुकर शाह के अधीन काफी शक्ति का अर्जन किया। उन्होंने ओरछा में अपनी राजधानी स्थापित की। जो बुंदेलखंड में ओरछा है वहां पर ये अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। 1592 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर सिंह बुंदेलखंड का मुखिया बना। जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह को 3000 का मनसब प्रदान किया गया। वीर सिंह के अधीन बुंदेलों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वीर सिंह बुंदेला के समय में अपनी चरम शक्ति पे थी। वीर सिंह ने मथुरा में 33 लाख रुपए की लागत लगाकर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे बुंदेलों के बारे में। सन 1627 ईस्वी में वीर सिंह की मृत्यु के बाद जुझार सिंह उसका उत्तराधिकारी बनता है। इधर जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है और इधर वीर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जुझार सिंह उसका उत्तराधिकारी बनता है। सन 1635 ईस्वी में चंपत राय बुंदेलखंड का मुखिया बनता है। सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब का इसने साथ दिया। चंपत राय ने सामूगढ़ की लड़ाई में सन 1667 ईस्वी में देवगढ़ अभियान के दौरान मुगलों के साथ दिया, किंतु औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया, तो छत्रसाल ने बुंदेलों की हिंदू जनता के नायक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। जो छत्रसाल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हिंदुओं का प्रतीक बनाकर सामने लाते हैं। सन 1710 ईस्वी में पुनः छत्रसाल ने सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगल अभियान में अपनी सक्रिय सहयोग दिया। जो बंदा बहादुर के लिए जो फर्रुखसियर नहीं अभियान करवाता है, तो उसके लिए ये सामने आते हैं। सन 1720 में बुंदेलों ने पुनः
मुगलों के विरुद्ध बगावत कर दी और काफी शक्ति का अर्जन कर ली। सन 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने छत्रसाल की शक्ति को कुचलने के लिए कहा। छत्रसाल ने मराठों की सहायता से मोहम्मद खां का सफलतापूर्वक सामना किया, किंतु मराठा कैंप में महामारी फैलने के कारण मराठा सेना वापस दक्षिण में चली जाती है। 1729 में छत्रसाल ने मोहम्मद खां से समझौता कर लिया। जो मोहम्मद शाह रंगीला उससे समझौता कर लेता है। मोहम्मद खां ने पुनः बुंदेलखंड पर हमला न करने का वचन देता है। जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है वो कहता है बुंदेलखंड पे हम कभी हमला नहीं करेंगे। 1731 में छत्रसाल का निधन हो गया। उसकी रियासत को उसके पुत्रों ने आपस में बांट लिया। ये जो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र होते हैं वो उसकी रियासत को आपस में बांट लेते हैं। चलिए अब अगला साम्राज्य मालवा को देखें। मालवा प्रांत दक्कन तथा सिंध हिंदुस्तान को जोड़ने की कड़ी थी। हिंदुस्तान को जोड़ने की बीच में द्वार कहा जाता है। इस प्रकार की केंद्रीय स्थित होने के कारण इस प्रांत का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। व्यापार के प्रमुख जो मुख्य मार्ग था दक्कन और गुजरात को जाने वाले सैनिक रास्ते में इस प्रांत से होकर गुजरते थे। औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता एवं अत्याचार से तंग आकर इस प्रांत के राजपूत, सामंत, जमींदार तथा उनकी हिंदू प्रजा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गई थी। जो धार्मिक कट्टरता के कारण हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। इस क्षेत्र में मराठाओं का पहला आक्रमण 1699 ईस्वी में हुआ। पहले ये मराठाओं का साथ देते हैं मालवा वाले, लेकिन मालवा पर पुनः मराठा लोग हमला कर देते हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र पर मराठाओं का प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। ये क्षेत्र फिर मराठाओं के अधीन हो जाता है। ये मालवा क्षेत्र आप देख सकते हैं। 1723-24 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने इस क्षेत्र में मुगलों की स्थिति को और अधिक दुर्बल कर दिया। 1738 में मुगल सूबेदार निजाम उल मुल्क ने भोपाल में अपनी पराजय के बाद संपूर्ण मालवा तथा नर्मदा और चंबल के बीच के क्षेत्र पर मराठाओं के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से ये मालवा लास्ट में मराठा साम्राज्य में का अंग बन जाता है। चलिए आगे मराठा साम्राज्य के बारे में और देखते हैं। मालवा साम्राज्य के आगे चलकर 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव के मालवा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने पेशवा को मालवा के डिप्टी गवर्नर का पद प्रदान कर दिया। जो बादशाह मोहम्मद शाह होता है वो पेशवा को मालवा का डिप्टी गवर्नर बना देता है, क्योंकि पेशवाओं के प्रभुत्व से बचने के लिए करता है। मोहम्मद शाह का यह कृत्य अपनी लाज बचाने का एकमात्र उपाय था, क्योंकि इस उपाय के अभाव में मालवा दिल्ली के साम्राज्य का एक भाग नहीं रह जाते। मालवा दिल्ली के साम्राज्य का एक भाग भी बना रहेगा और हमारी इज्जत भी बची रहेगी, क्योंकि मालवा तो जीत ही लिया था मराठाओं ने। इसलिए ये ऐसा कार्य करता है मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। लास्ट प्रांत जम्मू कश्मीर लंबे समय तक एक हिंदू राजपूत के वंश के अधीन रहता है। मुगल बादशाह इस पहाड़ी रियासत पर नियंत्रण रखने के लिए एक मुस्लिम फौजदार की नियुक्ति करता है। यहीं से मुसलमानों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है। बाद में जम्मू के राजा ने मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया और अपनी स्वतंत्रता करने का हेतु प्रयत्न करने लगा। 1750 से 1781 तक जम्मू राणा रणजीत देव के अधीन था। इस राजा के शासनकाल में जम्मू शहर काफी समृद्ध हुआ और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बन जाता है। 1781 में रणजीत देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ब्रजराव देव उसका उत्तराधिकारी बनता है। ब्रजदेव के काल में जम्मू पूरी तरह सिखों के नियंत्रण में आ जाता है। 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1819 में यहाँ अफगानों का शासन रहता है 1819 तक। 1819 में कश्मीर पर महाराणा रणजीत सिंह अधिकार कर लेते हैं। जो 1819 में महाराणा रणजीत सिंह इस पर अधिकार कर लेते हैं। इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का साम्राज्य था। इसी के साथ ये वीडियो साम्राज्य वाला जो नए साम्राज्य उभर के आते हैं उनका ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में अंग्रेजों का इन्हीं साम्राज्यों की उभरती शक्ति से संघर्ष होगा, उसके बारे में
हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।